हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्पर्श भाग 1 का पाठ 3 पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, उसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे और उसके सारांश को जानेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पाठ को फिर से पढ़ा था और पाठ के बारे में जाना था कि लेखक के यहाँ जो अतिथि आ गए हैं वे कितने दिनों से टिके हुए हैं और फिर भी जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार अतिथि के आने पे अगर वह अतिथि टिका रह जाए कई दिनों तक तो वह कितना लोगों को बुरा लगता है, घर वालों को। इसके बारे में पाठ में व्यंग्यात्मक ढंग से कहा गया है। तो हम लोग संक्षेप में पाठ के सार के बारे में जानते हैं। यह कहानी एक व्यंग्यात्मक कहानी है। मेहमान के घर आए कई दिन हो गए, 4 दिन हो गए, लेकिन मेहमान जो है जाने का नाम नहीं ले रहा है। बार बार मन में लेखक सोचते हैं, उनके मन में ये विचार आता है कि अतिथि कब जाएंगे, क्योंकि वे अतिथि के जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर अतिथि है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। वे उसे दिखाकर उसे याद दिलाने के लिए कि एक एक करके दिन बीतता जा रहा है, कैलेंडर की तारीखें बदलते हैं, परंतु जो मेहमान है, अतिथि है, वह सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए उन सभी बातों से परे किसी अन्य दुनिया में रहता है। 2 दिन से वह उसे दिखाने के लिए बार बार कैलेंडर की तारीखों को बदल रहे हैं। कम से कम यह तो उसे ख्याल रखना चाहिए कि वह किसी के घर आकर के इतने दिनों तक टिका हुआ है। लेखक कहते हैं कि लाखों मील की यात्रा तय करके जो 2 एस्ट्रोनॉट्स भी जाते हैं, वे भी इतने लंबे समय तक वहाँ पे अंतरिक्ष में नहीं रुके थे जितने कि तुम यानी कि अतिथि इतने कम दूरी की यात्रा करके आकर के इतने दिनों तक हमारे यहाँ टिके हुए हैं। लेखक कहते हैं कि उनके आर्थिक अभावों के बावजूद उन्होंने मेहमान की अच्छे से मेहमान नवाजी की और उनको अच्छी तरह से भोजन कराया, सिनेमा दिखाया, सब कुछ स्वागत करने के बाद भी अतिथि उनके घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेखक मन ही मन सोचते हैं कि अब उनके जाने का हाई टाइम यानी बहुत चरम समय आ गया है और उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। जब अतिथि उनके घर आए थे तो लेखक ने उनका बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया था और उसके बाद उनके रात के खाने को डिनर में बदल दिया था, ये सोचकर कि अगले दिन की सुबह वो चले जाएंगे। फिर उन्होंने दोपहर के खाने को लंच की गरिमा दी और उसको भी एक उच्च वर्गीय लंच में जिस प्रकार से खाना भोजन कराया जाता था उसका रह जाता है, उसी तरह की व्यवस्था उन्होंने की और उसके बाद उन्हें सिनेमा दिखाया। सब करने के बावजूद अभी भी लेखक वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा है। अब तीसरे दिन वह लेखक से कहता है कि उसे कपड़े अपने लॉन्ड्री में धुलवाने हैं। ये सुनकर लेखक की पत्नी जो है एकदम आश्चर्यचकित हो जाती हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, यानी कि वे ये इस आशंका में उन्हें इनके मन में ये आशंका उठती है कि शायद मेहमान जो हैं, अतिथि जो है अभी नहीं जाएंगे। और उनकी आशंका कहीं ना कहीं सही थी, क्योंकि लेखक 3 दिन के कपड़े धुल के आने के बाद भी जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब लेखक ये कहते हैं कि कहा जाता है अतिथि देवो भव, क्योंकि अतिथि जो है वही देवता की तरह होता है जो थोड़े समय के लिए आता है और देवता की तरह चला जाता है। परंतु यहाँ पे लेखक कहते हैं कि इस तरह के अतिथि जो है कुछ हद तक मानव और कुछ हद तक राक्षस भी होते हैं और कह रहे हैं कि हमारे बर्दाश्त करने की एक सीमा है और इस सीमा से हटकर यदि मेरे मुंह से कोई अपशब्द निकल गया या गेट आउट शब्द निकल गया तो वह उनके
साथ उनके माने जो उनके साथ जो किया गया व्यवहार है वो अच्छा व्यवहार नहीं साबित होगा। इसीलिए लेखक अपने आप में धैर्य बनाए हुए हैं, परंतु लेखक है कि जाने का नाम नहीं ले रहा है। इस तरह के जो लेखक होते हैं, आगंतुक होते हैं, उन लोगों पे लेखक ने व्यंग के रूप में इस पाठ को लिखा है। अब हम लोग इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर पे चर्चा करेंगे, तत्पश्चात पाठ पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं कि इस पाठ में किस तरह के प्रश्न और कैसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है मौखिक का है, लघु उत्तरीय है। इसमें ये पूछा गया है कि अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पे रह रहे थे। अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पे रह रहे थे। तो इसका उत्तर है अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पे रह रहे थे। अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पे टिके हुए थे। कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं। कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं, ये पाठ का दूसरा प्रश्न है मौखिक का। इसका उत्तर है कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही हैं। कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही हैं। अगला प्रश्न है कि पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। इसका उत्तर है पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत प्रसन्नतापूर्वक किया। पति ने स्नेह भीगी मुस्कुराहट से उन्हें अपने गले लगाया और उनकी पत्नी ने उन्हें सादर नमस्कार किया। अब अगला प्रश्न है कि दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। इस प्रश्न का उत्तर है दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। अब अगला प्रश्न है इस पाठ का, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। इस प्रश्न का उत्तर है तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा कि वे अपने कपड़े धुलवाने के लिए धोबी को देना चाहते हैं। वे अपने कपड़े धुलवाने के लिए धोबी को देना चाहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ, ये है अगला प्रश्न, जिसका जवाब है सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लेखक लंच और डिनर से नीचे उतरकर खिचड़ी पर आ गए। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लेखक लंच और डिनर से नीचे उतरकर खिचड़ी पर आ गए। अब अगला प्रश्न है इसमें का लिखित का पहला, जिसके कि उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में देना है। इसमें पहला प्रश्न है लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। इस प्रश्न का उत्तर है लेखक अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहते थे। लेखक अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहते थे। वे चाहते थे कि अतिथि को स्टेशन तक छोड़ने के लिए वे पत्नी के साथ जाएं और बार बार उनसे रुकने का आग्रह करें, परंतु वे रुकने को तैयार न हो तथा एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय पर लेकर विदा हो जाएं। लेखक ये चाहते थे कि वे अपनी पत्नी के साथ उनको भावभीनी विदाई दें और उन्हें रुकने के लिए आग्रह करें, परंतु वे न रुकें और एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप
अपने दिल में लिए वे वापस जाएं। अब अगला प्रश्न है कि पाठ में आए इन कथनों की व्याख्या करना है। पहला कथन है कि अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। ये प्रश्न है, ये पंक्ति है, इसका हमें आशय स्पष्ट करना है, व्याख्या करनी है कि अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। इस प्रश्न का उत्तर है कि इस कथन से लेखक ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब उन्होंने बिना बुलाए मेहमान को अपने यहाँ देखा तो उनका हृदय खर्चे की कल्पना करके धड़क उठा था। कह रहे हैं कि जब उन्होंने बिन बुलाए मेहमान को अपने यहाँ देखा तो उनका हृदय जो है एक कल्पना मतलब अधिक खर्चे की कल्पना से उनका हृदय जो है धड़क उठा था और अपनी अधिक आर्थिक स्थिति को डगमगाती हुई आर्थिक स्थिति के भय के कारण उनका बटुआ काँप उठा था और आर्थिक स्थिति कहीं गड़बड़ न हो जाए ये सोच करके उनका मन डर गया था और इसी कारण ऐसा कह रहे हैं कि उनका बटुआ काँप गया था। उन्हें ऐसा लगा कि मेहमान कहीं ज़्यादा दिन तक न रह जाए, अचानक आ जाने से उनके मेहमान के अचानक आने से उनका खर्च बढ़ जाएगा और ये सोचकर ये उनको लगा कि उनकी जेब कहीं खाली न हो जाए। ठीक है, अब इसका अगली पंक्ति है इसमें कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंश में राक्षस भी हो सकता है। इस प्रश्न का हमको आशय स्पष्ट करना है। तो इस प्रश्न का जैसा कि पाठ में बताया गया है कि मेहमान आता है और वह मेहमान देवता होता है जो आके तुरंत चला जाए, कम ही समय रहे और उसके बाद चला जाए। परंतु वह मेहमान जो बहुत दिनों तक किसी के यहाँ टिका रह जाए वह कुछ अंशों तक देवता और कुछ अंशों तक राक्षस हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि वो लोगों को पसंद नहीं आता है। इस कथन के द्वारा लेखक ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि अतिथि को देवता कहा जाता है। अतिथि देवो भव, इसका तात्पर्य है अतिथि देवता होता है, परंतु वह देवता नहीं, साधारण मानव और कभी कभी दूसरों के अधिकार को प्राप्त जो दूसरों का अधिकार और प्राप्य वस्तुओं को छीन कर वह मतलब वो जब रुकता है तो एक तरह से वह दूसरों के अधिकारों को, दूसरों के प्राप्य चीज़ों को छीनने का प्रयास करता है, जिसके कारण वह राक्षस प्रतीत होता है। यानी दूसरों के सुखों को छीनता है, वह दूसरों के घर रहकर उनके सुखों को छीनता है, तो वह कुछ हद तक राक्षस प्रतीत होता है। अतिथि यदि थोड़े समय के लिए कहीं रुके तो वह देवता मानकर लोग उनका स्वागत करते हैं, परंतु जब वह ज़्यादा दिन मेजबान के यहाँ रुक जाता है तो वह बोझ बन जाता है और इस प्रकार वह राक्षस जैसा प्रतीत होने लगता है। ये लेखक का मानना है। अब अगली पंक्ति है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। ये अगली पंक्ति है जिसकी हमें व्याख्या करनी है कि लोग दूसरे के स्वीट होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तो इसका उत्तर है कि इस कथन से लेखक ये कहना चाहते हैं कि घर को स्वीट होम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ शांतिपूर्वक आनंद से रह सकें। लोग अपने घर में शांतिपूर्वक रह सकें अपने परिवार के साथ, तब उसका घर स्वीट होम कहलाता है। परंतु किसी बिन बुलाए मेहमान के चले आने पर घर की शांति, आनंद और आराम की स्थिति समाप्त हो जाती है, उसमें बाधा पड़ने लगती है। तो अतिथि की मेहमान नवाजी में आर्थिक स्थिति भी डगमगाने लगती है, तो वह घर की स्वीटनेस को काटने के लिए दौड़ता है, यानी कि उसके घर की जो मधुरता है वह नष्ट
होना स्वाभाविक हो जाता है कि अगर कोई अगला दूसरा मेहमान कहीं आ जाए और उसके घर में काफ़ी दिनों तक टिक जाए तो उसके घर की जो स्वीटनेस है यानी मधुरता है वह समाप्त होने लगती है। उन्हें चाहिए कि वे लंबे समय तक अपनी उपस्थिति न दर्ज कराएं, यानी मेहमान बहुत लंबे समय तक किसी के घर में न रहें। अब अगली पंक्ति जिसकी कि हमें व्याख्या करनी है वह यह है कि लोग यहाँ पे है कि वह लोग मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, ये अगली पंक्ति है। इस पंक्ति का हमें आशय स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति का आशय ये होगा कि इस लेखक अपने मन में यह विचार करते हुए लिखते हैं कि यदि 5वें दिन भी अतिथि महोदय विदा न हुए तो अतिथि को चुपचाप झेलने की उनकी जो क्षमता है वह जवाब दे देगी। यानी कि अतिथि जो इतने दिनों से टिके हुए हैं और वे चुपचाप उनको बर्दाश्त कर रहे हैं, वह उसकी सीमा टूट जाएगी और उससे क्या होगा कि उन्हें जवाब उनके मुंह से कहीं ना कहीं कोई शब्द निकल जाए, अपशब्द निकल जाए। 5वें दिन विवश होकर उनको अतिथि को चले जाने के लिए कहना ही होगा। और वे बताते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर 5वें दिन भी वह टिक जाए तो उनके मुंह से ये निकल जाए कि अतिथि तुम हमारे घर से जाओ। और ये कह रहे हैं कि अतिथि को स्वयं समझना चाहिए कि 5 दिन तक किसी परिवार का बोझ बनकर रहना उचित नहीं है। 5 दिन तक किसी परिवार में टिके रहना उचित नहीं है। और यदि वे नहीं समझें, स्वयं न समझें, तो उन्हें गेट आउट कहने में भी लेखक को कोई संकोच नहीं होगा। ये कहते हैं, इस पंक्ति का अर्थ ये है। इस पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। अब अगला है कि एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। ये है अगली पंक्ति जिसकी कि हमें व्याख्या करनी है कि एक देवता और एक मनुष्य अधिक दिन तक साथ नहीं रहते। इस कथन द्वारा लेखक ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि देवता थोड़ी देर के लिए दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वे अधिक समय तक ठहर कर अपना देवत्व नहीं खोते। इसलिए लोग देवता का आतिथ्य करते हैं, परंतु मनुष्य तो देवता नहीं है। मनुष्य जो है वह देवता तो नहीं है। दूसरों के आतिथ्य पाकर आराम से पैर पसार कर बैठ जाना, दूसरों के घर की शांति को भंग करना, ये उचित नहीं है। इस प्रकार विपरीत स्वभाव और आचरण के कारण देवता और मनुष्य दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अतः अतिथि को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे अपने देवत्व की मर्यादा को बचाए रखते हुए मेजबान के घर कम से कम समय तक ही रहे और वहाँ से शीघ्रातिशीघ्र चला जाए। अब अगली पंक्ति जो है वो इस प्रकार है। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। अगला प्रश्न आपको 50 से 60 शब्दों में इसका उत्तर देना है। कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? ये प्रश्न है। इसका उत्तर हमें 50 से 60 शब्दों तक देना है। तो इसका उत्तर हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं। आप इसको इसी के आधार पर बड़ा बना के लिख सकते हैं कि लेखक जब 3 दिन तक लेखक के यहाँ 3 दिन तक मेहमान रहता है और जब वो कहता है कि हमें कपड़े धुलवाने हैं, धोबी को कपड़े धुलवाने के लिए देना है, तो ये आघात उन्हें अप्रत्याशित सा लगता है। इस उत्तर को आप अपने मन से थोड़े अधिक शब्दों में लिख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति का तात्पर्य क्या है? इस पंक्ति से लेखक ये कहते हैं कि अपने और अपने अतिथि मित्र के बीच संबंधों में होने वाले जो परिवर्तन है उसके संकेत मिलने लगे हैं। और संक्रमण शब्द का सामान्य अर्थ होता है स्थिति, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदल जाना, परिवर्तित होना। तो लेखक और अतिथि में पहले बहुत ज़्यादा मित्रता थी, आत्मीयता थी और लगाव सहृदयता के बाद जैसे चौथा दिन आता है तो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। ये लेखक अपने उपन्यास के पन्ने पलटता है और मेहमान फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलटता है। तो इस तरह से एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंच जाते हैं, यानी आत्मीयता अब एक तरह से चुप्पी में परिवर्तित हो जाती है। अब इसे भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब हम कुछ बाहर के प्रश्न करते हैं, यानी पाठ पे आधारित कुछ अन्य प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, अतिथि देवो भव उक्ति की व्याख्या करें और आधुनिक अर्थ में ये के संदर्भ में इसका आकलन करें। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि अतिथि देवो भव का अर्थ है अतिथि देवता के समान होता है। यह एक प्राचीन उक्ति है तथा हमारी संस्कृति तथा परंपराओं की ये पहचान है। भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति अतिथि का सम्मान देवता की तरह करता है। भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति देवता की तरह अतिथि को पूजता है और उसकी खातिरदारी करता है। आधुनिक युग की तेज भागती जिंदगी और बदलती परिस्थितियों ने इस उक्ति की प्रासंगिकता को प्रभावित किया है। आज किसी के पास अधिक समय नहीं है। व्यक्ति का जीवन मशीन की तरह हो गया है और यहाँ तक कि मनुष्य अपने और अपने परिवार के लिए भी पर्याप्त समय नहीं निकाल पाता। ऐसी स्थिति में आतिथ्य सत्कार के लिए व्यक्ति के चाह कर भी समय कुछ विशेष नहीं दे पाता। अतः अतिथि को मेज़बान की व्यवस्था और उसकी स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए और अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। उसे मेज़बान की मुश्किलों को हल करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, अतिथि के अधिक दिनों तक टिके रहने पर लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ? अतिथि के अधिक दिनों तक रुक जाने पर लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, ये है इसका अगला प्रश्न। अतिथि के अधिक दिनों तक रुके रहने से उनके व्यवहार में अधिक दिनों के रुक जाने पे उन्हें क्या व्यवहार में उनके क्या परिवर्तन हुआ? तो अतिथि के इसका उत्तर होगा कि अधिक दिनों तक लेखक के घर अधिक दिनों तक मेहमान के टिके रहने पर उनके व्यवहार में ये परिवर्तन हुआ कि लेखक की होठों की स्वाभाविक मुस्कुराहट अब लुप्त हो गई, समाप्त हो गई। पहले दिन की बातचीत ठहाकों से भरी थी, लेकिन अब चुप्पी छाई हुई है और सहृदयता के बदले में बोरियत ने स्थान ले लिया है और भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर ली हैं। भावनाओं ने गालियों का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। ये है अगला प्रश्न। इसके बाद है, लेखक सपरिवार अतिथि के किस रहस्य को समझ नहीं पाते हैं? लेखक सपरिवार अतिथि के किस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं? लेखक और उसका परिवार ये समझने में असमर्थ था कि अतिथि किस उद्देश्य से उनके घर पर टिके हुए हैं, किस अदृश्य गोंद से उनका व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है जिसके कारण वे उनके घर से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब अगला प्रश्न है कि मध्यवर्गीय लोग अपने अतिथियों का स्वागत अपनी सीमा से बढ़ चढ़कर क्यों करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यदि हम देखें तो हम ये
समझ सकते हैं कि समाज का मध्य वर्ग जो है स्वयं का स्तर ऊंचा दिखाना चाहता है। समाज का जो मध्य वर्ग है वो अपना स्तर जो है समाज में ऊंचा दिखाना चाहता है, और दिखावे की इस भावना के अतिरिक्त उसके अंदर अतिथि देवो भव की भावना भी होती है, और इसी भावना के वशीभूत होकर वह अतिथि का स्वागत सत्कार बढ़ चढ़कर करने का प्रयास करता है। एक प्रश्न इस पाठ का ये है कि इस व्यंग्यात्मक पाठ के माध्यम से लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है। इस व्यंग्यात्मक पाठ के माध्यम से लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि इस व्यंग्यात्मक पाठ के माध्यम से लेखक यह शिक्षा देना चाहते हैं कि अतिथि बनकर किसी के घर में अधिक दिनों तक नहीं टिके रहना चाहिए। अतिथि बनकर किसी के घर में अधिक दिनों तक नहीं टिके रहना चाहिए, क्योंकि अतिथि बनकर यदि हम किसी के घर में अधिक दिनों तक टिके रहें तो हमारा सम्मान कम हो जाता है। लोग अतिथि सत्कार करते हैं, परंतु उनके आतिथ्य का अनुचित लाभ हमें नहीं उठाना चाहिए। अतिथि की गरिमा इसी में है कि वह जल्दी से जल्दी अपने घर लौट जाए, अन्यथा वह मेज़बान को राक्षस के समान लगने लगता है, और आतिथ्य करने वाले के मन में सरस जो भावनाएं हैं वो अपशब्द में बदल जाती हैं, और आपसी प्रेम मिट जाता है, और सत्कार की जो ऊष्मा है वह समाप्त हो जाती है। ये है इस प्रश्न का उत्तर। अब हम कुछ अन्य लघु प्रश्न करेंगे, जैसे कि आप इसका उत्तर देखें कि मध्यवर्गीय लोग, इसमें यहाँ पे एक प्रश्न है कि अतिथि पिछले 4 दिनों से लेखक के घर पर क्या कर रहे थे। अतिथि पिछले 4 दिनों से लेखक के घर क्या कर रहे थे। अतिथि पिछले 4 दिनों से लेखक के घर में आराम से रह रहे थे, और रात और दोपहर को स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठा रहे थे। सिनेमा देखकर पुरानी बातों को याद करके मनोरंजन कर रहे थे। लॉन्ड्री से कपड़े धुलवाए लिए और रात को साफ सुथरी चादर पर लेटकर खर्राटे भर रहे थे। इस प्रकार लेखक के अतिथि सत्कार से संतुष्ट अतिथि पिछले 4 दिनों से मौज कर रहे थे। ये है इस प्रश्न का उत्तर। अब हम कुछ अन्य और प्रश्न पे चर्चा करेंगे, जैसे कि ये प्रश्न है कि इसमें एक प्रश्न ये है कि ये प्रश्न है कि संबंधों का ये निम्नलिखित कौन सा आघात लेखक को अप्रत्याशित लगता है। इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कौन सा आघात लेखक को अप्रत्याशित लगता है। जब लेखक तीसरे दिन अचानक मेहमान अगर तीसरे दिन अचानक लेखक से कहता है कि उसे अपने कपड़े लॉन्ड्री में धुलवाने हैं, तब ये जो बात है उन्हें बड़ी ही अटपटी सी लगती है, और वह जो है एकदम उन्हें जैसे लगा कि अप्रत्याशित सा आघात उन्हें लगता है। अतिथि के न जाने का लेखक के मन में क्या विचार अतिथि के न जाने पर लेखक के मन में क्या विचार आ रहे थे। ये एक प्रश्न है इस पाठ के आधार पे। अतिथि के न जाने पर लेखक के मन में क्या विचार उठ रहे थे। अतिथि के अधिक दिनों तक ठहरने के से लेखक में सत्कार की जो ऊष्मा थी वह समाप्त हो गई थी। डिनर का स्थान खिचड़ी ने ले लिया था। अब भी अतिथि ने बिस्तर को गोलाकार रूप प्रदान नहीं किया, तो लेखक के परिवार को उपवास तक जाना पड़ सकता है। अतिथि के जाने का यह चरम क्षण आ गया है, ऐसा लेखक अपने मन में सोचते हैं।
अब एक प्रश्न है कि अतिथि के टिके रहने पर परिस्थितियों में क्या परिवर्तन आए। अतिथि के टिके रहने पर परिस्थितियों में क्या परिवर्तन आया। पहले अतिथि को देखकर लोग उनके जो मुस्कुराहट फूट पड़ती थी, अब वो लुप्त हो गई। पहले बातचीत ठहाकों भरे वातावरण में होती थी, परंतु अब शांति का वातावरण था और बातचीत भी अब आपस में उनके नहीं हो रही थी, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे मतलब लेखक जो है उनसे ऊब चुके थे और ये माहौल जो है बोरियत से भरा हो गया था। अब हम लोग आज यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में आगे का अंश पढ़ेंगे। धन्यवाद।